Welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of Science class 7 chapter 17 part 3 Forests, our lifeline. If you like the video, then please subscribe my channel, like and share it, and press the bell icon so that you can get the notification of the latest chapter uploaded by me. So let's start the third part of the chapter Forests, our lifeline. यानी कि जंगल जो कि हमारी जीवन रेखा है, उसे जीवन रेखा क्यों कहा गया है? क्योंकि ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ही एसेंशियल है. हमारी जीवन यात्रा को में बैलेंस लाने के लिए, हमारी संतुलन लाने के लिए हमको ये बहुत ही ज़रूरी है. क्योंकि आइए एक के बाद एक पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, फिर आप खुद ही बोलेंगे अरे हाँ यही तो है हमारे जीवन रेखा. तो फिर प्रोफेसर अहमद, इसमें क्या है, पहले से हम जैसे जानते हैं कि एक ग्रुप ऑफ बच्चे, आपके जैसे बच्चे, प्रोफेसर अहमद जो कि एक साइंटिस्ट है, उन्हीं के साथ जंगल के अंदर घुसे हैं और एक के बाद एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, जांच परखा कर रहे हैं. और उनके मन में जो भी प्रश्न उठ रहा है, जो प्रश्न की शायद आपके मन में भी उठे आपकी एज के हिसाब से, तो फिर वो सब पूछ रहे हैं. और प्रोफेसर अहमद कितनी आसानी की तरह से प्रैक्टिकली वो सब समझा दे रही हैं. इससे आपको बहुत अच्छी तरह आपका आइडिया क्लियर हो जाएगी और अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाएगी. और आज से आप भी केयर और रेस्पेक्ट करने लगोगे फॉरेस्ट के लिए. तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये पार्ट. प्रोफेसर अहमद आस्क्ड चिल्ड्रन टू पिक अप लीव्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फ्लोर. ये सब बच्चे प्रोफेसर अहमद जो कि एक साइंटिस्ट है, उनके साथ घूम रहे हैं और एक के बाद एक चीज़ देख रहे हैं. तो फिर अभी बच्चों ने, प्रोफेसर अहमद ने कहा कि चलो कुछ ये फ्लोर से, फ्लोर फॉरेस्ट का फ्लोर मतलब जो चट्टान नीचे है, तो फिर कैसे होगा, वो बहुत स्पंजी होगा. क्यों स्पंजी होगा? क्योंकि लेयर के ऊपर लेयर, स्तर स्तर होके वहाँ पर सारे हमारी पेड़ पौधे के पत्ते गिरे रहे, तो फिर वो स्पंजी है. तो फिर ऊपर का पृष्ठ जो है वो तो फ्रेश लीव्स है और नीचे का पृष्ठ जो है वो सड़ा हुआ पत्ता रहेगा. ऑब्वियसली ऐसे ही होगा, नीचे का पत्ता सड़ा हुआ होगा. तो ऑब्जर्व अंडर ए हैंड लेंस. तो फिर ये फ्लोर को वो अपनी साथ में एक लेंस लेकर गए थे, उसी से वो जांच परखा किए. तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ मशरूम्स और कोर अधपके डिकेइंग लीव्स जो कि पक रहा है, ऐसे कुछ लीव्स सड़ा हुआ पत्ता देखे. तो दे सौ, और उन्होंने देखी ये सब को हटाने के बाद अंदर एक इंसेक्ट भी है. कई कई जगह इंसेक्ट्स है, मिलीपेड्स है, और फिर चींटियाँ भी है और बिटिल भी है, ये सारे भी है. यानी कि जीव जंतुआं भी उसके इसी फ्लोर में रह रहे हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ पेड़ पौधों के ऊपर ही पशु पंछी रहते हैं, और भी कई सारे जीव हैं जो कि ये डिकेइंग लीव्स के अंदर, मिट्टी के अंदर रहते हैं. तो फिर दे वर वंडरिंग हाउ दिस ऑर्गेनिजम्स लिव देयर. तो फिर क्योंकि ये सब जंगल में हम रिया ही देखें, सिर्फ जंगल में पेड़ पौधे देखते हैं, तो फिर ये सब छोटे छोटे जीव जंतु देखकर ये लोग को ताज्जुब हो गया कि ये लोग आखिर ये जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स ये सब रहते कैसे हैं. तो प्रोफेसर अहमद ने इन लोगों को ये समझा दिया कि ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं, ऑर्गेनिजम्स है, जो कि कुछ तो हमारी आंखों को दिख रहा है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, और इसका अपोजिट क्या है, मैक्रो. मैक्रो मतलब होता है बड़ा, माइक्रो जो कि थ्रू ये नॉर्मल आइज को हमको नहीं दिखेगा, थ्रू माइक्रोस्कोप ओनली हमको दिखेगा. तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि इसी सॉइल में रहते हैं. तो पहले को ये आश्चर्य हुआ कि ये जो मशरूम है और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो फिर ये सब खाते क्या है, ये कैसे पले बढ़े होते हैं. तो प्रोफेसर ने समझा दिया कि दे फीड अपॉन द डेड प्लांट एंड एनिमल टिश्यू एंड कन्वर्ट देम इनटू ए डार्क कलर सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस. अरे प्रोफेसर अहमद ने बहुत अच्छी तरह समझा दिया कि देखो ये जो तुम ह्यूमस कहते हो ना, ह्यूमस क्या है, ये ह्यूमस कौन करता है, ये जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये डेड प्लांट यानी कि प्लांट और एनिमल मर जाने के बाद, उनके मृत्यु के बाद उनके ऊपर ये लोग एक्ट करते हैं और उनको डिकम्पोज करके डार्क कलर का सब्सटेंस बना देते हैं. ये आगे और आपका आइडिया और भी क्लियर हो जाएगा ये कैसे होगा. तो फिर पहले हम जान लेते हैं ह्यूमस क्या है. ह्यूमस क्या है, हम चैप्टर 9 में पढ़े हैं इसके बारे में कि ह्यूमस होता है द रॉटिंग डेड मटेरियल इज कॉल्ड ह्यूमन. द रॉटिंग मटेरियल, और ये कहाँ होता है, इन द सॉयल. द रॉटिंग डेड मटेरियल इन द सॉयल इज कॉल्ड ह्यूमस. यानी कि जो पचा सड़ा चीज़ है वो जब वो बन जाता है हमारा ह्यूमस, तो उनको ह्यूमस कौन बनाता है, प्लांट्स और एनिमल्स. तो उनका मृत्यु हो जाती है, उनको डिकम्पोज कर देते हैं और पूरा उसका
वो बन जाता है ह्यूमस। वो ये डार्क कलर का है। आप सबको पता है ह्यूमस हमारा बहुत काम का चीज़ है। तो यू हैव लर्न अबाउट ह्यूमस इन चैप्टर 9। व्हाट डिड यू फाइंड ह्यूमस? तो फिर ह्यूमस से हमारे पेड़ पौधे बहुत अच्छे होके अपना ग्रो करते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टू द सॉइल? तो फिर उससे हमारे सॉइल बन जाता है उपजाऊ। तो फिर ये सब कैसे होता है? ऑर्गेनिजम्स ये काम कैसे करते हैं? देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच कन्वर्ट, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ये कन्वर्ट डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमस आर नोन एज डिकम्पोजर्स। तो इसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोजर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज कर देते हैं। ये जो बड़ा बड़ा प्लांट्स और एनिमल्स मरने के बाद, इनके मृत्यु होने के बाद इन सबको डिकम्पोज कर लेते हैं और ये काम होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉरेस्ट। तो फिर पहले रिमूव सम डेड लीव्स एंड डिस्कवर्ड अंडर देम ए लेयर ऑफ ह्यूमस ऑन फॉरेस्ट फ्लोर। तो फिर ये बात का सच्चाई जानने के लिए पहले ने भी देखा कि कुछ डेड लीव्स को, कुछ ऐसे पत्ता को जो कि बहुत दिनों से पड़े थे, उनको वो निकाल के देखा कि अंदर तो ह्यूमस है और ये बहुत अच्छा है। Under them a layer of humus on forest floor. The presence of humus ensures that the nutrients of the dead plants and animals are released into the soil. तो फिर ह्यूमस बन रहा है। इसका मतलब ये है कि जो पेड़ पौधे और जीव जंतु मर जाते हैं, उनका मरने के बाद वो मिट्टी में मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। द न्यूट्रिएंट्स, उनका जो डेड प्लांट्स का और डेड एनिमल्स का जो न्यूट्रिएंट्स है वो सब जाकर आर रिलीज्ड इनटू द सॉइल, वो सॉइल में जाकर मिश्रित हो जाता है। और इसी न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द लिविंग प्लांट्स। जब उसी उपजाऊ जमीन में जहाँ पर ह्यूमस होता है, हम अगर नया पौधा लगाएंगे तो फिर यही सारे मरे हुए पौधे की जो न्यूट्रिएंट्स, सार तत्व है, वो हमारी नया लगाया हुआ पौधा को न्यूट्रिशन देता है, यानी कि सार तत्व देता है और वो अच्छी तरह ग्रो करता है। और ये एब्जॉर्ब कौन करता है? बाय द रूट्स ऑफ द लिविंग प्लांट्स। जो नया पौधा हम वहाँ पर डाले हैं तो फिर वो उगने के टाइम अपना रूट्स से वो सारे मरे हुए पौधे की न्यूट्रिएंट्स खींच लेता है और खुद का ग्रोथ करता है। व्हाट हैपेंस इफ एन एनिमल डाइज इन द फॉरेस्ट? अगर ये तो गया प्लांट की बात, अगर एनिमल की बात देखें तो एनिमल भी अगर मर जाएगा ना तो फिर उसका भी यही हाल होता है। टिबू रिप्लाइड, द डेड एनिमल्स बिकम फूड फॉर वल्चर्स। अगर एक सपोज एक कुत्ता या फिर एक बकरी मर गया तो फिर उसको आके वल्चर, हमारे गिद्ध और क्रोज, कौवा, जैकल, ये सब खा लेते हैं। तो ये लोग खाने के बाद जो बचा हुआ पार्ट, हड्डी और उसमें थोड़ा थोड़ा मांस चिपका हुआ रहता है, वो सबको फिर खा जाते हैं हमारे इंसेक्ट। इसी तरह इन दिस वे द न्यूट्रिएंट्स आर साइकिल। तो फिर बाकी जो बचा रहा वो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स बन के रह जाता है। सो नथिंग गोज वेस्ट इन ए फॉरेस्ट। इसी हिसाब से देखें तो प्लांट्स हुआ या फिर एनिमल्स हुआ, उनका मरने के बाद कैसे डिकम्पोज होके उसका न्यूट्रिएंट्स जाकर सॉइल के साथ मिल जाता है और इसी को फिर नया जो पौधा है न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से ऑब्जर्व कर लेता है, यानी कि सब कुछ यूज हो गया, कुछ भी तो वेस्ट नहीं गया। और ये सब क्यों संभव हुआ? ये सारे हमको संभव हुआ बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट। Paheli reminded Professor Ahmad that he had not explained why forests are called green lungs. आपको याद है हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, प्रोफेसर अहमद ने कहा था कि ये फॉरेस्ट जो है इसे कहा जाता है ग्रीन लॉन्ग्स। तो फिर अब पहली को याद आया, अरे ये ग्रीन लॉन्ग्स क्यों कहा गया है सर, प्लीज़ समझाइए ना। तो अहमद सर ने फिर समझाने लगे, क्या कहे दैट वो समझाए कि प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ। इसके लिए 3 कारण है क्यों उसको ग्रीन लंग्स कहा जाता है। देखिए आप ध्यान से सुनिए, इसका 3 पॉइंट्स है। पहला कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करता है और उसी से वो ऑक्सीजन छोड़ता है एयर को। करेक्ट, प्लांट का फोटोसिंथेसिस होता है, उसी में वो ऑक्सीजन छोड़ता है एयर को। सेकेंड पॉइंट, द प्लांट हेल्प टू प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर एनिमल रेस्पिरेशन। हमारे जीव जंतु जो भी हो, पेड़ पौधे सारे रेस्पायर करते हैं और उसी के लिए चाहिए ऑक्सीजन। तो फिर वो ऑक्सीजन जो कि प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस में निकाला है वो प्लांट्स और एनिमल्स की रेस्पिरेशन के लिए, श्वसन क्रिया के लिए यूज होता है। थर्ड पॉइंट, दे ऑल्सो मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फियर। देखिए तो फोटोसिंथेसिस के लिए हमको चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड और उससे निकलता है ऑक्सीजन। उसी ऑक्सीजन फिर वो यूज हो गया हमारे सारे प्राणियों और पेड़ पौधे की
श्वसन क्रिया के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। अब उसी हिसाब से हम देखें तो बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड ना, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो पाएगा ना ऑक्सीजन ज़्यादा हो पाएगा, किसी का कमी भी नहीं होगा, कुछ ज़्यादा भी नहीं होगा। इसे ही तो कहते हैं बैलेंस, यानी कि संतुलन। और ये कौन बनाए रखता है? फॉरेस्ट। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द ग्रीन लॉन्ग्स। अब आया समझ में आपको? दैट इज वाई फॉरेस्ट्स आर कॉल्ड लॉन्ग्स। लॉन्ग्स क्या करता है? ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है, जो अच्छा चीज़ है वो अंदर लेता है और जो प्रदूषित चीज़ें बाहर निकाल देता है। तो फिर ये सब काम करता है हमारी फॉरेस्ट, ये सब मेंटेन के लिए हेल्प करता है, इसीलिए कहा जाता है ग्रीन लॉन्ग्स। क्लियर? द चिल्ड्रन सॉ क्लाउड्स फॉर्मिंग इन द स्काई। हमारी जो बारिश होता है, बारिश के लिए क्या चाहिए? क्लाउड फॉर्म होता है क्लाउड से। तो फिर ये क्लाउड कैसे फॉर्म होता है? जब हमारी वाटर वेपर कंडेंस कर जाता है, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाता है। ऐसे ही क्लाउड्स, आपको याद है ना क्लास 6 में आप पढ़े थे कि क्लाउड्स कैसे बनता है, बारिश कैसे होता है। तो बुजो रिकॉल दैट व्हाट ही हैड लर्नड अबाउट द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में हमने ये पढ़ा था। वाटर साइकिल में क्या होता है? जो हमारी ओशन, लेक, रिवर में वाटर है वो सारे इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन, ये दो प्रक्रिया से वाटर वेपर बन जाते हैं। वो वाटर वेपर कंडेंस करके वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स सारे एकत्रित होके क्लाउड बन जाते हैं और क्लाउड जब बारिश करता है, प्रेसिपिटेट होके बारिश करता है, उसी पानी रेन वाटर बन के फिर से ओशन, नदी, नाले में आ जाता है और कुछ अंडरग्राउंड वाटर को ऐड करता है। इसी हिसाब से हमारी जल चक्र बनाए रहता है, मेंटेन होके रहता है। क्लास 6 में पढ़े हो। तो ट्रीज टेक एंड वाटर फ्रॉम देयर रूट्स एंड रिलीज वाटर वेपर इनटू द एयर थ्रू इवापोरेशन। तो ट्रीज का काम क्या है? ये जो अंडरग्राउंड से वाटर है उसको रूट्स के, अपनी जड़ों की सहायता से वो लाता है अपने शरीर के पास, और फिर जो एक्स्ट्रा वाटर है अपना शरीर से वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू से रिलीज कर देता है एयर को, वाटर वेपर के हिसाब से और इवापोरेशन के हिसाब से। और इसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन, जो कि आप पहले से पढ़े हैं। इफ़ देयर आर फ्यूअर ट्री, तो ये सारे काम होने के लिए किसका ज़रूरत है? ग्रीन ट्री का ज़रूरत है। तो इफ़ देयर आर फ्यूअर ट्री, अगर कम पेड़ पौधे रहेंगे तो क्या ये वाटर साइकिल मेंटेन हो पाएगा? बारिश तो बहुत ही कम हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है ना, जहाँ पर फॉरेस्ट है वहाँ पर ज़्यादा बारिश होता है, तो आपको तो बारिश चाहिए ही चाहिए, और इसके लिए चाहिए आपको फॉरेस्ट। Tibu told them that the forest is not just home to plants and animals. Many people also live in the forest. कि सिर्फ एनिमल और प्लांट्स ही नहीं रहते, जीव जंतु और पेड़ पौधे ही सिर्फ नहीं रहते। अरे ये जंगल के अंदर आदमी भी रहते हैं। टीबो खुद का, उसका विलेज है जंगल के अंदर। तो फिर ये क्या करते हैं जंगल के अंदर, कैसे रहते हैं? सम ऑफ देम मैं बिलोंग टू डिफरेंट ट्राइब्स। तो फिर उन्हीं में से बहुत से जाति जनजाति भी होते हैं। टिबो एक्सप्लेन दैट दिस पीपल डिपेंड मोस्टली ऑन द फॉरेस्ट। तो फिर ये जो पीपल जंगल के अंदर रहते हैं उनको जंगल से क्या क्या मिलता है? खाना मिलता है, शेल्टर मिलता है, वाटर मिलता है। ये सारी चीज़ के लिए वो जंगल के ऊपर डिपेंडेंट है। किस किस काम के लिए? अपनी खाना, शेल्टर, वाटर एंड मेडिसिन। इनको जो बुखार होता है या फिर कहीं कुछ जीव जंतु, सांप कुछ काट लेते हैं, ये अपनी मेडिसिन के लिए हॉस्पिटल नहीं दौड़ते, क्योंकि हॉस्पिटल तो जंगल से बहुत दूर होता है, पर ये अपना इलाज कर लेते हैं। कैसे? ये मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में उनको बहुत अच्छी तरह जानकारी होता है, अपना काम खुद चला लेते हैं, कौन सा जड़ी बूटी खाएं, क्या करें। तो दे हैव ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट मैनी मेडिसिनल प्लांट्स, कि कौन सा जड़ी बूटी और लीव्स इनका काम आएगा, इनको सही तरह पता है। While Bhujo was drinking water from a small stream, he saw some deer crushing the stream. They disappeared into the bushes. The dense bushes and the tall grass provide animals with the food and shelter. तो भुजो जब अरे देखा कि झरना बह रहा है, कितना अच्छा पानी खलखला के जा रहा है, तो फिर वो जाके तुरंत पानी पीने लगा। और तभी देखा कि कुछ डियर, कुछ हरिन उधर से गुजर रहे हैं और वो जाके कहाँ पास वाला बुशेस में डिसअपियर हो गए हैं। तो फिर इसके यानी कि वो क्यों नहीं देख पाए, क्योंकि कुछ बुशेस के पीछे में वो छिप गए, उसको पता भी नहीं चला। तो इसका मतलब ये है ना कि फॉरेस्ट, द टॉल ग्रास, ये जो लंबे लंबे ग्रास हैं, प्रोवाइड एनिमल्स विद द फूड एंड शेल्टर। तो उनको रहने के लिए बस भी देता है, हैबिटेट भी देता है, घर भी देता है। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कार्निवर्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट। इसी हिसाब से ये हिरन, गोट, डियर, ये सारे जो हैं
अपने आप को छुपा लेते हैं और लायन और टाइगर उनको ढूंढते रह जाते हैं, क्योंकि सबका तो अपना बचाव करना है ना, इसी के लिए फॉरेस्ट खूब मदद करता है। टीपू देन स्टार्टेड लुकिंग क्लोजली एट द फॉरेस्ट फ्लोर। इसके बाद फिर टीपू ने देखना शुरू कर दिया कि फॉरेस्ट फ्लोर कैसा है। टीपू देन स्टार्टेड लुकिंग क्लोजली एट द फॉरेस्ट फ्लोर, सोन ही कॉल्ड एंड showed the children droppings of some animals। उसने देखा कि कुछ एनिमल्स का ड्रॉपिंग्स यानी कि टट्टी गिरा है। ही एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रॉपिंग्स। उसको जानकारी है, वो अपना डिफरेंट एनिमल्स का ड्रॉपिंग्स देख के उसको पता चल जाता है किसने कौन सा प्रकार का त्याग किया है, तो फिर इसको देख के पहचान लेता है ये कौन सा जीव का है। तो प्रोफेसर अहमद इन्फॉर्म देम that the forest officers could recognize the presence of some animals in the forest by the droppings and footprints। अरे जो फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं ना, तो फिर वो ऐसे ड्रॉपिंग्स और अपने पदचिन्ह यानी कि डिफरेंट जानवर का पदचिन्ह और उनके क्या क्या त्याग किए हैं वो सब देख के पहचान जाते हैं। अरे हाँ, ये वाला जीव इधर टाइगर आया था या फिर बियर आया था, ये पता लगा लेते हैं, उनको ये सब जानकारी होता है। तो भुजू कॉल्ड एवरीवन एंड शोड देम ए लार्ज डिकेइंग हीप ऑफ एनिमल ड्रॉपिंग्स। तो भुजू ने बुलाया सबको, अरे 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 आओ, इधर आओ, देखो देखो ये कितना बड़ा एनिमल का ड्रॉपिंग है। और वहाँ पर क्या है, सेवरल बीटल्स एंड ग्रोव्स वर फीडिंग ऑन द हीप। तो फिर इसके ऊपर छोटे छोटे ये जो इंसेक्ट है ये सारे अपना खाना पीना कर रहे थे। एंड ए बंच ऑफ सीडलिंग वर स्प्राउटिंग। वहाँ से तो कुछ छोटे छोटे पौधे भी निकल रहे थे। तो फिर सीडलिंग्स वाज स्प्राउटिंग यानी कि छोटे पौधे जो कि अपना स्प्राउटिंग कर रहे थे, यानी कि वो बढ़ने की ओर थे। दीज सीडलिंग्स आर द हॉर्ब्स एंड श्रब्स। तो फिर ये जो सीडलिंग्स है ये देखिए, ये एक सेपलिंग है ना, ये एक सेपलिंग है यानी कि छोटे प्लांट्स, उसे कहते हैं सेपलिंग। हर्ब्स एंड श्रब्स छोटे छोटे वो उगते रहते हैं। हर्ब्स और श्रब किसे कहते हैं आपको पता है? हर्ब्स सबसे छोटा है, उससे थोड़ा बड़ा है श्रब्स। द एनिमल्स ऑल्सो डिस्पर्स द सीड्स ऑफ द सर्टेन। कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, जब फ्रूट्स पक जाता है उसका अंदर से सीड्स वो दूर दूर पर गिरने के लिए सहायक होते हैं। सर्टेन प्लांट्स हेल्प द फॉरेस्ट टू ग्रो। तो उसी हिसाब से हमारे फॉरेस्ट जो है ग्रो एंड रीजेनरेट यानी कि दूर दूर तक फॉरेस्ट की ग्रोथ होता है और वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। कैसे? ये सीड्स अगर दूर दूर गिरेगा तो पेड़ पौधे भी और भी दूर दूर से होकर उगेंगे। द डिकेइंग एनिमल डोंग ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द सीडलिंग टू ग्रो। और इसे छोटे छोटे पौधे को सार पानी कौन देता है? ये जो डिफरेंट एनिमल्स का डोंग होता है, काउ डोंग हुआ, हॉर्स डोंग हुआ, ये सारे न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से काम करते हैं और ये सारे एनिमल्स डोंग्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द सीडलिंग टू ग्रो। इनको सार तत्व देते हैं, उसी से अपना न्यूट्रिशन ड्रॉ करते हैं और वो बड़ा पौधा बनते हैं। आफ्टर लिसनिंग टू दिस भुजो नोटेड इन हिज नोटबुक। तो फिर भुजो ने क्या क्या नोट किया? भुजो ने नोट किया कि बाय हार्बरिंग ग्रेटर वैरायटी ऑफ प्लांट्स द फॉरेस्ट प्रोवाइड्स ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर फूड एंड हैबिटेट फॉर द हर्बीवोर्स। कि यानी कि फॉरेस्ट में जितना ज़्यादा प्रकार के पेड़ पौधे रहेंगे, इससे क्या होगा, ज़्यादा प्रकार के फूड मिलेंगे और ज़्यादा प्रकार की हर्बीवोर्स यानी कि तृणभोजी प्राणी उसमें रहेंगे। अगर ज़्यादा प्रकार के तृणभोजी प्राणी रहेंगे, शाकाहारी प्राणी रहेंगे, तो फिर उसी हिसाब से हमारी उसको शाकाहारी को खाने के लिए हमारी मांसाहारी भी ज़्यादा से ए वेराइटी ऑफ फूड फॉर फूड ऑफ कार्निवर्स ऑल्सो ऑफ कार्निवर्स। क्योंकि ये सारे देखिए फिर कार्निवर्स जो कि हमारी लायन और टाइगर है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रहेंगे। द वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स सर्व द फॉरेस्ट टू रीजेनरेट एंड ग्रो। इस हिसाब से देखा जाए तो और बहुत सारे प्रकार के एनिमल्स भी ज़्यादा से ज़्यादा होने लगेंगे और फॉरेस्ट भी बड़ा होने लगेगा अगर ग्रो करेगा। तो इसी में डिकम्पोजर्स जो है, हमारे डिकम्पोजर्स हेल्प इन मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग प्लांट्स। अरे पेड़ पौधे ज़्यादा बढ़ेंगे तो उनको कौन हेल्प करता है? डिकम्पोजर्स जो है वो जितना ज़्यादा डिकम्पोज करेंगे, किसको? डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स को, उसी हिसाब से हमारे प्लांट्स को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा और हमारी फॉरेस्ट ग्रो करेगा। है ना मजे की बात? इन द फॉरेस्ट देयरफॉर द फॉरेस्ट इज ए डायनामिक लिविंग एंटिटी फुल ऑफ लाइफ एंड वाइटैलिटी। अरे आपको बाहर से देख के लगता था कि ये फॉरेस्ट क्या है, खाली खाली सुनसान, पर जब आप अंदर घुसे तो देखिए कैसे एक दूसरे का मदद कर रहे हैं और अल्टीमेटली एक साइकिल चल रहा है। और देयरफॉर द फॉरेस्ट इज ए डायनामिक लिविंग एंटिटी। डायनामिक का मतलब होता है
जो कि स्टैटिक नहीं है, यानी कि प्रोसेस चलता रहता है, एनर्जी फ्लो होता रहता है एक से दूसरे की ओर, दूसरे से तीसरे की ओर, और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। डायनामिक मतलब चलता फिरता, एक मोशन, अंदर एक गति चालू है ऑफ लिविंग एंटिटी फुल ऑफ लाइफ एंड वाइटलिटी। अब अंदर घुसे तो देखिए कितना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कितने टाइप ऑफ इंसेक्ट्स, क्रीपर्स, ये सारे कुछ पेड़ के ऊपर रहते हैं कि कुछ सॉइल के अंदर रहते हैं, आपको सब डिटेल में पता चला। इट वॉज अबाउट आफ्टरनून एंड द चिल्ड्रन वांटेड टू गो बैक। और बहुत बड़ी एक्सपीरियंस हो गई, अब शाम हो गई, चलो अब फिर वापस जाने का टाइम हो गया। कैसे, आप जब पिकनिक पर जाते हो शाम होते ही आपको फिर वापस आना पड़ता है, और तभी आपको बहुत दुख होता है। क्यों दुख होता है? क्योंकि आपने बहुत एंजॉय किए, कूल हवा और शांत वातावरण और उसका मनमोहक दृश्य, ये सब आपको यानी कि एक अलग से दुनिया में ले गया। ये सारे तो है हमारी एसेट, व्हाट वी आर गेटिंग द बेनिफिट फ्रॉम द फॉरेस्ट। सजेस्टेड अनदर रूट फॉर गोइंग बैक। टिबू को सब मालूम है, जिस रास्ते से आए थे टिबू ने कहा हम वापस जाएंगे किसी और दूसरे रास्ता से। while they were going back it started raining। जब वो दूसरे रास्ते से जा रही थी बहुत जोर की बारिश होने लगा। पर यह आश्चर्य की बात है कि एक बूंद पानी भी उनके ऊपर नहीं गिरा। ये कैसे हुआ भला? वो तो खुले आसमान में है, यानी कि उनके वो तो किसी घर के अंदर नहीं है ना, फिर वो भीगे कैसे नहीं? क्या बात क्या है, अब चलिए देखते हैं। द अपर मोस्ट लेयर, जो सबसे ऊपर लेयर है ना, ऑफ द फॉरेस्ट कैनोपी इंटरसेप्टेड द फ्लो ऑफ रेनड्रॉप्स। तो फिर जो ऊपर लेयर का हम जो कैनोपी बोले थे, इन्हें की चद्दर की तरह काम करता है। ब्रांचेस, लीव्स इतना घना होता है कि ऊपर से नीचे रेन ड्रॉप्स को गिरने नहीं देता। तो फिर क्या होता है, द मोस्ट ऑफ द वाटर वॉज कमिंग डाउन थ्रू द ब्रांचेस। जो बारिश का पानी है वो ब्रांचेस की ओर से होके, स्टेम ऑफ द ट्री से होके वो नीचे आता है। फ्रॉम द लीव्स इट, और पत्ता से होके इट वॉच ड्रिपिंग स्लोली ओवर द ब्रांचेस ऑफ द श्रब्स। वो धीरे धीरे थप 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 गिरता है। एंड हर्ब्स, और वो थप थप कहाँ गिरता है? छोटे छोटे पौधे के ऊपर, यानी कि बड़ा ट्री अपना वो मैनेज कर लेते हैं अपने ब्रांचेस से होकर, फिर नीचे की ओर से वो छोटे छोटे पौधे के ऊपर, हर्ब्स और श्रब्स के ऊपर गिरता है। तो बारिश का पानी डायरेक्ट पूरा टप 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 खुला मैदान के जैसा नहीं गिरता, इसीलिए बच्चे नहीं भीगे। दे फाउंड दैट द ग्राउंड वॉज स्टिल ड्राई, और इसीलिए ग्राउंड जो है हमारे नीचे का फ्लोर जो है, अरे वो तो सूखा रहता है। आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर द रेन स्टॉप्ड। आधा घंटा बरसने के बाद जैसे पानी बरसना खत्म हो गया, उन्होंने देखे कि नीचे का जो डेड लीव्स है ऑफ द फॉरेस्ट अपीयर्ड वेट, क्योंकि पानी जो है वो बह रहा है नीचे फ्लोर में, इसीलिए फ्लोर जो है वो वेट होने लगा। बट वाटर डिड नॉट स्टेगनेट इन द फॉरेस्ट। पर इसका मतलब ये नहीं कि पानी जमा हो गया और जैसे हमारे शहरों में नदी नाला भर जाता है ड्रेन में, ऐसा नहीं है। वो पानी बहने भी लगा। स्टेगनेट मतलब स्थिर होके रह जाना, मूविंग नहीं होना, उसे कहते हैं स्टेगनेट। तो फिर ऐसे पानी जमा होके नहीं रहा, वो तो बहता चला। बुजो थॉट दैट इफ इट हैड रेन्ड सो हेवीली इन हिज टाउन इट वुड हैव फ्लडेड इन द ड्रेन्स एंड द रोड्स। पर शहरों में ऐसा नहीं होता। जब थोड़ा भी पानी का मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो फिर सारे नदी, हमारे नाले जो है भर जाते हैं, और कभी कभी तो फ्लड भी हो जाते हैं। अरे रोड आधा भरा जाता है और चलने फिरने का फिर दिक्कतें होने लगता है। पर फॉरेस्ट में सब कुछ वेल मैनेज्ड है। What would happen if it rains heavily in your town? आपके टाउन में अगर बारिश हो तो क्या होता है? वो बारिश का पानी वेस्ट होता है, क्योंकि चारों ओर पक्का रास्ता है और सीमेंटेड फ्लोर है, तो फिर ऐसे में वो पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। पर फॉरेस्ट में देखिए, ये है नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर एंड अलाउज इट टू सिप। फॉरेस्ट में अगर बारिश हो ना तो फिर वो पानी को वो चूस लेता है। जैसे एक गिलास पानी आपके डाइनिंग टेबल के ऊपर गिरा हो तो आप अगर एक स्पॉन्ज लेके जाओगे तो वो एब्जर्व कर लेगा सारा पानी को। ऐसे ही फॉरेस्ट जो है ये नेचुरल स्पॉन्ज है, नेचुरल एब्जर्वर ऑफ किसका? रेन वाटर का। तो फिर वो रेन जाता कहाँ पर है? क्या उसके पास स्पॉन्ज है? अरे नहीं, वो पानी चला जाता है हमारे नीचे की ओर, वो चूस लेता है पानी को, और वो जाकर जो हमारी अंडरग्राउंड पानी है ना, वाटर टेबल को ऐड कर देता है। वाटर टेबल क्या है? जो ऊपरी लेयर है, हमारी पानी स्तर का ऊपरी लेयर को कहते हैं वाटर टेबल थ्रू आउट द ईयर। और ऐसे होके वो वाटर टेबल, वाटर की लेवल को मेंटेन करके रहता है, यानी कि वो उसको सूखने नहीं देता। तो इसीलिए आप फॉरेस्ट के पास पानी का आपको कभी भी कमी नहीं होगा। फॉरेस्ट नॉट ओनली हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड्स बट ऑल्सो हेल्प मेंटेन द फ्लो ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम्स। और इसी के वजह से कि हमारी फॉरेस्ट में कभी भी फ्लड नहीं होता। ये फ्लड आपको कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगा फॉरेस्ट में। और क्या होता है,
जो उसमें आप देखे होंगे जंगल के अंदर नदी झरना होता है, बहता रहता है, वो कभी सूखता नहीं है। क्यों नहीं सूखता है? क्योंकि ये फॉरेस्ट तो पानी गच्छित करके रखता है, स्टोर करके रखता है। द फ्लो ऑफ वाटर ऑफ द स्ट्रीम, द फ्लो ऑफ वाटर ऑफ द स्ट्रीम, सो दैट उसको भी मेंटेन करके रहता है, सो दैट वी गेट ए स्टेडी सप्लाई ऑफ वाटर। वो जो पानी बहता है वो बरस भर का बहता रहता है, कभी सूखता नहीं है। ऑन द अदर हैंड इफ ट्रीज नॉट प्रेजेंट, तो फिर ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। अगर ट्रीज है तो फिर क्या क्या लाभ हो रहा है। चलिए हम उल्टा दिशा से सोच के देखते हैं। अगर ट्री ना होता तो क्या होता? तो फिर सब कुछ सारे ट्रीज आपके जैसे, आप ये सोचो, आप किसी खुले आसमान के नीचे किसी फील्ड में खड़े हो। इफ देयर इज नो ट्री तो क्या होगा? रेन हिट्स द ग्राउंड डायरेक्टली, सीधा टप 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 बारिश का पानी गिरता रहेगा ग्राउंड को, सीधा नीचे ग्राउंड में गिरेगा। और ऐसे में फ्लड द एरिया अराउंड इट, चारों ओर पानी भर जाएगा, हैवी रेन होगा और ऐसे में सॉइल का ऊपरी लेयर को वो बहा ले जाएगा और ये डैमेज कर देगा सॉइल को, और ऊपरी लेयर को भी बहा ले जाएगा। तो फिर चिल्ड्रेन स्पेंड एन आवर एट टिबूस विलेज ऑन देयर वे बैक। जब वो लौट रहे थे तो फिर टिबू का विलेज आ गया और सभी लोगों ने 1 आवर वहाँ पर पास किए। तो फिर उनको बहुत अच्छा लगा। द विलेज वॉज क्वाइट प्लेजेंट। प्लेजेंट क्यों लगा? और विलेजर्स ने उनको बताया कि ड्यू टू द सराउंडिंग फॉरेस्ट, ये चारों ओर फॉरेस्ट होने के कारण उनको अच्छा रेनफॉल होता है, और फिर द एयर जो है बहुत कूल रहता है, और रेनफॉल सबको अच्छा लगता है, कूल प्लेस सबको अच्छा लगता है। और क्या होता है? ये नॉइज पोल्यूशन ये बिल्कुल नहीं होता है। तो फिर नॉइज को कौन एब्जर्व? फॉरेस्ट एब्जर्व्स द नॉइज ऑफ द नियर बाय हाईवे। तो फॉरेस्ट जो है ये साउंड को भी ऑब्जर्व कर लेता है। तो आप सोचिए, बस शांति ही शांति, भरपूर रेन, आपको कैसा रोमांटिक लग रहा है ना, कि अरे वाह कितना अच्छा लगता होगा। अगर आप ऐसे ही एनवायरनमेंट चाहते हैं तो बचाए रखिए फॉरेस्ट को। द चिल्ड्रन लर्नड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द विलेज। इट सरप्राइज्ड them that the village and agricultural fields of that area were created after clearing the forest about 60 years ago। तो फिर इनके गांव जब बना था, ये 60 साल पुरानी बात है। टिबूस ग्रैंडफादर told them that when they were young, वो जब छोटे थे तभी ये गांव बना था। धीरे धीरे इस गांव का साइज तो बढ़ रहा है और चारों ओर का जो इट वाज ऑल्सो सराउंडेड बाय फॉरेस्ट, और भी ज़्यादा घना फॉरेस्ट था, वो तो घट रहा है। क्यों घट रहा है? कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स हो रहा है, इंक्रीज डिमांड ऑफ वुड, और फिर ज़्यादा हमको लकड़ी चाहिए, तो इसी वजह से फॉरेस्ट को काट दिया जा रहा है। एंड इट वॉज नॉट हैप्पी दैट द फॉरेस्ट एडजॉइनिंग देयर विलेज इज नॉट रीजनरेटिंग ऑन द वर्ज ऑफ डिसअपियरिंग ड्यू टू ओवरग्रेजिंग। और उनके जो विलेज है उसके चारों ओर का जो फॉरेस्ट था वो भी जैसे अब गायब होने की स्थिति में आ गई है। कैसे? क्योंकि ज़्यादा एनिमल उनको ग्रेज कर देते हैं, पेड़ पौधे को खा लेते हैं, और इसी वजह से ये भी घट रहा है। और इनडिस्क्रिमिनेट फीलिंग्स ऑफ ट्रीज, तो फिर फेलिंग ऑफ ट्रीज, और जो हमको क्या करता है, ज़्यादा हमारे ट्रीज को काट लेते हैं और फिर ओवरग्रेजिंग होता है, इसके वजह से ये सारे हो रहा है। तो फॉरेस्ट प्रोवाइड अस, उन्होंने समझा दिया कि इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट होता है, इसका 5 पॉइंट है। क्या है? फॉरेस्ट हमको प्रोवाइड अस विथ ऑक्सीजन, हमको ऑक्सीजन देता है, और प्रोटेक्ट द सॉइल एंड प्रोवाइड हैबिटेट, ये कई जंतुओं का, प्राणियों का घर है। और 3rd पॉइंट है, ये हमको गुड रेनफॉल देता है। और 4 नंबर पॉइंट है, ये हमको मेडिसिनल प्लांट देता है, जिसे हम मेडिसिनल प्लांट से अपना मेडिसिन निकालते हैं, हमारे स्वास्थ्य ठीक रहता है। और 4 नंबर है, ये हमको टिम्बर देता है, तो और फिर हमको बहुत सारी यूजफुल प्रोडक्ट देता है। तो इसी सारे कारण के कारण हम फॉरेस्ट को बचाए रखना है। और कई पॉइंट्स हैं, जैसे इंक्रीज ऑफ आर्थ्स। चलिए अगले पेज देखते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी फॉरेस्ट अगर डिसअपियर हो जाए तो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ जाएगा तो हमारे इंक्रीज इन टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ जाएगा, है ना, बहुत भयानक परिस्थिति आ जाएगा। और अगर एब्सेंस ऑफ ट्री हो जाएगा तो फिर प्लांट्स और एनिमल भी नहीं रहेंगे, और उनके फूड और वेयर दे गेट फूड एंड शेल्टर, ये एनिमल प्लांट्स अपना खाना पीना और बसवास कहाँ करेंगे, वो भी दिक्कतें हो जाएगा। और अगर ट्रीज नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? सॉइल विल नॉट होल्ड वाटर,
सॉइल होल्ड वाटर नहीं कर पाएगा और ऐसे में हमको हो जाएगा फ्लड। तो फिर ये तो और भी हमारे धन जीवन सब नष्ट हो जाएगा। और फिर अगर हम डिफोरेस्टेशन यानी कि पेड़ पौधे काटने लगे, इट विल एंडेंजर आवर लाइफ एंड एनवायरनमेंट। सिर्फ हम ही नहीं, हमारी परिवेश भी बहुत असुविधा में पड़ जाएगा। और हमको इसीलिए हमको फॉरेस्ट लाइफ को प्रिजर्व करना बहुत ही जरूरी है। इसी के साथ हमारा लास्ट पार्ट खत्म होता है। थैंक यू।